मध्य जुलाई का समय और रात के करीब 11 बज रहे होंगे। रात की कालीमा को बादलों की काली घटा ने और भी भयानक रूप से काला कलूटा बना दिया था। खैर, इस भयावह सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह न करते हुए मुशैली विजयनगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर दौड़ती चली जा रही थी। अमन अपनी सीट पर गहरी निद्रा में चला गया था, पर पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटी बदल रहे थे। उनकी करवटी बदलने का कारण ये था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था, जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर चौं चौं करते हुए ट्रेन रुक गई। बुजुर्ग ने तेजी से अमन को हिलाकर जगाया और कहा, बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दोगे? अमन अपनी आंखों को मलता हुआ और अधखुले मुंह से जम्भाई लेता हुआ उठ बैठा और उस बुजुर्ग की सीट के नीचे से उनकी अटैची और एक बड़े बैग को निकाला। फिर अमन ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने अमन को प्रशंसनीय दृष्टि से देखने के बजाय थोड़ा उदास मन से देखा और फिर धीरे से कहा, बेटा, जरा सावधानी से जाना, क्योंकि मेरी सीट श्रापित है। लगभग 12 बजने को है। अच्छा यही होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तुम जगे रहना। वैसे भी 3-4 घंटे में तो तुम्हारा स्टेशन आ ही जाएगा। अमन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अलविदा कहा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बातों पर अनमने मन से विचार करने लगा। अब तो वैसे भी अमन की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके मन में सिर्फ एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपने स्टेशन आने तक जगे रहना। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी और धीरे धीरे ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया था और इसी समय घनघोर घटा से बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर देती है। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आ गई और बारिश भी। हल्की हवा के साथ जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश, जिससे हल्की हवा भी साई साई करने लगी थी। अमन के आसपास की सारी सीटें लगभग खाली ही थी, क्योंकि उसके डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई और था ही नहीं और वो बुजुर्ग भी अमन को थोड़ी दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले ही स्टेशनों पर उतर चुके थे। खैर, अमन डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग सुबह के 3-4 बजे तक तो उसका स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों ना जगकर ही समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया, पर अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर उसने बाकी बत्तियों को बुझा दिया और अपनी सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद करके कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन मदमस्त होकर बारिश की परवाह किए बिना सरसराते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ती चली जा रही थी। अचानक तेज बिजली चमकी और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उजियारा हुआ। तभी अचानक हड़बड़ाकर अमन उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डब्बे में आया हो। अरे ये क्या? वो कुछ समझे उससे पहले ही एक नव युवती एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। अमन कुछ सोचे समझे उससे पहले ही उस महिला ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिया निकालकर अपना चेहरा साफ करने लगी। अमन थोड़ा हैरान हो गया और तभी उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई और साथ ही उसके दिमाग में ये बात भी आई कि अचानक इतनी तेज बारिश में
इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में ये औरत चढ़ी कैसे? वो बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि ट्रेन तो रुकी ही नहीं थी। तो आखिर ये महिला यहाँ आई कैसे? अचानक उसके दिमाग से एक आवाज आई कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डब्बे में चढ़ गई होगी और अब यहाँ पहुंची होगी। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर ये किसी पिछले डब्बे में भी चढ़ी है तो बारिश तो ट्रेन के चलने के बाद शुरू हुई थी, तो ये भीगी कैसे? और ये भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी इस बरसात में ही भीग कर आई हो। अब तो अमन का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर देता है। वो गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है। 5 मिनट तक की चुप्पी के बाद अचानक वो महिला मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ अमन की तरफ बढ़ाती है और कहने लगती है, मेरा नाम माया है और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। अमन भी हकलाकर कहता है, मैं अमन। बस इससे ज्यादा अमन कुछ भी नहीं बोल पाया। इसके बाद तो वो नवयुवती इस तरह से बोलना शुरू करती है जैसे कोई ऐसी समाचार वाचिका हो जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हो। अमन तो बस डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार करता रहा और चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी अमन कुछ समझे उससे पहले ही स्टेशन पर लगे माइक में एक घोषणा हुई। घोषणा किसी मर्दानी आवाज में की जा रही थी कि तकनीकी खराबी के चलते मुसैली विजयनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती। इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, इसीलिए सभी यात्री सहयोग करें। अमन के लिए ये एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करे तो करे क्या? खैर, उसने घड़ी देखी। उस समय रात के ठीक 2 बज रहे थे। उसने अपने मन को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में तो वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर बैठी वो महिला बोली, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर, अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। अमन कुछ भी नहीं बोल पाया। ऐसा लगा जैसे उस औरत ने अमन को सम्मोहित कर दिया है। वो चुपचाप बिना बोले उस महिला के पीछे पीछे अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वो महिला और बेसूद सा उसके पीछे बेमन से अपना सामान घसीट कर चलता हुआ अमन। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस महिला ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाजा खुला और वो घर के अंदर चली गई और पीछे पीछे अमन भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर अमन उसे ठीक से देख नहीं पाया। खैर, घर के अंदर पहुंचते ही माया ने अमन को एक तौलिया लाकर दिया और फिर उसने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लगभग 10 मिनट ही बीते होंगे कि माया अंदर से चाय बनाकर ले आई। अमन ने भी चुपचाप चाय का कप अपने हाथ में पकड़ लिया। अभी अमन चाय की प्याली को पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसे एक बहुत ही अजीब और भयानक चीज देखने को मिली। वो जिस कमरे में था उसमें एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। अचानक जब उसकी नजर उस कांच पर पड़ी तो वो देखता है कि उस कांच में उसे एक बहुत ही भयानक और एक आंख वाली चुड़ैल दिखाई देती है, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वो पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसके पास बैठकर माया चाय की चुस्कियां ले रही थी और वो दिखने में बिल्कुल साधारण थी और उन दोनों के सिवा उस कमरे में कोई था भी नहीं। तो आखिर उसे जो कांच में दिखाई दे रही थी वो कौन थी? अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो अंदर से पूरा डर से दहल चुका था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उस डर को नहीं आने दिया। उसने चुपचाप उस चाय को खत्म किया। माया, जो कि पहले ही चाय पी चुकी थी, वो उन दोनों के कप लेकर अंदर चली जाती है। उसके जाते ही अमन ने फिर से उस कांच की तरफ देखा, लेकिन अब उस कांच में उस चुड़ैल का चेहरा गायब था। अब अमन को उस बुजुर्ग की बात फिर से याद आ जाती है और वो ये समझ जाता है कि आखिर वो बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे। तभी अमन सोचता है कि अब घबराने से कुछ नहीं होगा, मुझे धीरज से और विवेक से काम लेना होगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही माया चाय की प्याली रखने के बाद वापस बाहर आती है, तो इस बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब होती है। इस बार वो बड़ी ही अजीब दृष्टि से अमन की तरफ देखती है और अब माया का चेहरा अचानक कठोर होने लगता है। देखते ही देखते वो पूरी तरह से भयानक लगने लगती है। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए और हवा में लहराने लगते हैं। वो जोर जोर से गरजने लगती है और साथ ही अट्टहास करने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता और अब मैं तेरा अंत कर दूंगी। लेकिन अमन अपने चेहरे पर डर के भावों को व्यक्त नहीं करता। अमन माया को यही दिखाने की कोशिश करता है कि उसके भयानक और क्रूर रूप, रंग और अट्टहास का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके बाद अमन उस घर से निकलकर तेजी से भागने लगता है। वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी वो देखता है कि वहां से अचानक वो बस्ती कहीं गायब हो जाती है और साथ ही वो माया नाम की चुड़ैल भी। और तभी उसे ये एहसास होता है कि वो तो एक भयानक जंगल में खड़ा है, एक डरावना घना जंगल। अब अमन पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अब अमन कुछ और दिमाग दौड़ाए उससे पहले ही उसके कानों में किसी बुजुर्ग की आवाज आती है, बेटा तू ठीक तो है ना? ये आवाज सुनते ही अमन पीछे मुड़कर देखता है तो एक बाबा उसे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे चलते हुए अमन की ओर ही आ रहे थे। अमन फिर से डर गया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये भी माया का माया जाल तो नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बाबा के पास आते ही अमन का सारा डर गायब हो जाता है। अमन अब पूरी तरह से शांत महसूस करने लगता है। उसके बाद वो बाबा किसी घटना का जिक्र करते हुए आगे आगे चलते हैं और उनकी बातों को तन्मयता से सुनते हुए अमन उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। उसके बाद बाबा कहते हैं, बेटा इस पास ही की बस्ती में मैं रहता हूँ और माया मेरी ही बेटी है, जिसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। माया को एक बीमारी हो गई थी और उसकी वजह से 17 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन माया की आत्मा को शांति नहीं मिली। माया इस ट्रेन से आने वाले उस सीट पर बैठे किसी भी इंसान को बहलाकर अपने माया जाल में उलझाकर यहाँ उतार लेती है और फिर इस जंगल में लाकर उसे मार डालती है। कई सालों से वो यही कर रही है। बाबा ने बताया कि दरअसल ट्रेन जहाँ रुकी थी वहाँ कोई छोटा स्टेशन है ही नहीं और ना ही वहाँ कोई घोषणा होती है, पर रात के समय उस सीट पर बैठे किसी भी इंसान को वो छोटा स्टेशन दिखाई देता है और साथ ही ट्रेन के वहाँ रुकते ही उसे वो घोषणा भी सुनाई देती है और ये सारा काम माया करती है। उसके बाद बाबा ने कहा कि वो अगले महीने ही गया जाकर माया के लिए शांति अनुष्ठान करवाने वाले हैं। बाबा ने कहा कि उन्होंने अपने गांव और घर में माया की आत्मा की शांति के लिए कई अनुष्ठान किए, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अगले महीने वो गया जाकर एक सिद्ध महात्मा से माया की आत्मा को शांत करवाने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद पूरी रात अमन उन बाबा से बात करते हुए गुजार देता है और सुबह होते ही उस भयानक रात की याद को अपने साथ लिए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए
अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान नहीं पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीबोगरीब आहटें इनके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती है जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाजों से तो ऐसा लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज आती है तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की परछाई दिखाई देती है। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत ही खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से ना कोई जाता है और ना ही कोई आता है। फिर भी अस्पताल से ये दिल दहला देने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती है। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली आत्माओं की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर ही चले गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में मऊ में ये स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो पाएगा। लेकिन न जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों ने, आत्माओं ने अपना डेरा जमा लिया। कहा जाता है कि गांव के ही मोहन और प्रताप नाम के दो पड़ोसी थे। दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर कुछ झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन मोहन के तीनों भाई गांव आए हुए थे और प्रताप के भी दोनों भाई जो कि काम के सिलसिले में शहर में रहते हैं, उन्हीं दिनों वो भी गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवारों में पहले तो कहासुनी हुई, फिर उनके झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवार के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया था। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहन और उसके तीनों भाई और प्रताप और उसके दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के ये सातों लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला जाता था। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट प्रताप और मोहन और उनके भाइयों को अचानक होश आ जाता है। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों को ही अपना हथियार बना लिया और एक दूसरे पर फिर से हमला बोल दिया। अब उन सभी लोगों में अस्पताल में ही खूनी खेल शुरू हो गया। वे सब एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। मोहन और प्रताप और उसके भाई भी लहूलुहान हो चुके थे। पूरी रात जैसे मानो उनके बीच में वो खूनी खेल चलता रहा और अस्पताल में उनका इलाज करने के लिए भी अब कोई नहीं था। उन लोगों का बहुत सारा खून बह गया और पूरी रात वो बस ऐसे ही लड़ते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और सुबह होने तक उन सब की मौत हो चुकी थी। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की सातों लाशें अस्पताल में पड़ी थी। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना ही कोई डॉक्टर गया और ना ही कोई मरीज। लगभग महीने भर बाद से उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी बात नहीं थी। वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब उन गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो चुका है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही
भटक रही है। एक बार की बात है, एक डॉक्टर अपने मरीज की आंखों का इलाज कर रहे थे और उसे टॉर्च से चेक कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें जोरदार धक्का दिया है, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टॉर्च मरीज के आंख पर लग गई और उसे खून आने लगा। इस तरह की कई सारी घटनाएं अब अस्पताल में घटने लगी थी और ये आम बात हो चुकी थी। अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बावजूद भी रात के 12 बजे के बाद अपने आप जल उठती थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि मोहन और प्रताप और उसके भाइयों की आत्माएं आज भी आपस में लड़ा करती है और जिसकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती है। एक बार की बात है, जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूतिया अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा था। एक बार की बात है, एक परदेसी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया था। उस बेचारे को इस भूतिया अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का सही एड्रेस नहीं पता था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। उस परदेशी ने सोचा कि हो सकता है कि अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो मैं उसी से एड्रेस पूछ लेता हूँ। उस अजनबी को क्या पता था कि वो व्यक्ति अनजाने में ही उस वीरान अस्पताल में उन आत्माओं के चंगुल में फंसने जा रहा था। शहर से आए उस परदेशी व्यक्ति ने गांव के उस रहस्यमयी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो कुछ देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले कई सारे लोग एक दूसरे पर चीख और चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृतियां बन रही थी और वो दिखने में बहुत ही विचित्र और भयानक लग रही थी। उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी और उनके शरीर की जगह साए थे। वो भयानक से दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थी। जब उस परदेसी ने ये खौफनाक मंजर देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया। वो तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर अपनी कार को स्टार्ट करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ाई और गांव पहुंचकर ही सांस ली। उस परदेशी व्यक्ति ने गांव पहुंचकर इस घटना के बारे में सारे गांव वालों को बताया। इस भूतिया स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकर अब गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब वो लोग किसी भी तरह से इस स्वास्थ्य केंद्र को आत्माओं के चंगुल से मुक्त करवाना चाहते थे। इसीलिए गांव के कुछ लोग जाकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आए, लेकिन गांव वालों का ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जब तांत्रिक बाबा वहां पर उन आत्माओं को मुक्त कराने गए तब उन आत्माओं ने उल्टा तांत्रिक बाबा पर ही हमला करके उन्हें घायल कर दिया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो स्वास्थ्य केंद्र को उन आत्माओं से मुक्त कराने के बारे में सोच भी सके। आज भी मऊ जिले में वो स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बना हुआ है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि उस अस्पताल को भी बर्बाद करके छोड़ दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनवाया गया था वो आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है तो उस पल का जब वो स्वास्थ्य केंद्र फिर से भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्त हो जाए और फिर से पहले जैसा हो जाए और गांव वालों के भले के लिए काम आ सके। खैर अब वो तो कब होगा पता नहीं। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी कहानियां पसंद आती है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। चलिए, ऐसी और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।